अधूरा स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी खबरों पर नजर डालने का। देखेंगे महासंग्राम 2023 की अहम खबरें। बड़ी खबर न्यूज 18 से सिद्धार्थ नाथ सिंह का बड़ा बयान बातचीत के दौरान सामने आया। कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप सट्टा ऐप के जरिए लोगों का सिर्फ पैसा लूटा, बल्कि उनके तार खुद सट्टेबाजों से जुड़े हुए हैं। एफआईआर दर्ज कर पहले दबाव बनाया। आपको बता दें कि ये एक बड़ा बयान न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ नाथ सिंह का सामने आया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ये ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए नोटों की उगाही कर रही थी। न सिर्फ लोगों का पैसा लूटा है, बल्कि उनके खुद के तार सट्टेबाजों से जुड़े हुए हैं। चुनावी समर में ये महादेव ऐप का मुद्दा अब और गर्माता जा रहा है। और जिस तरह से ये एक बड़ा बयान न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दिया, उससे एक बड़ा आरोप यहां पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर लगा रहे हैं वे। और एक बड़ा तंज भूपेश बघेल को लेकर उन्होंने कसा है। केंद्र को ऐप बैन करने का अधिकार नहीं, उन्होंने कहा। और साथ ये भी कहा कि संप्रभुता को चोट करने वाले ऐप बैन हो सकते हैं। और इसके अलावा अब ईडी ने शिकंजा कसा तो डर गए, इस बारे में भी उन्होंने बात की। और महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरते नजर आए सिद्धार्थ नाथ सिंह। दरअसल शिकंजा कसने और कार्रवाई किए जाने की बात उन्होंने दोहराई। और भूपेश बघेल ने ऐप को बैन क्यों नहीं किया, ये पूछा उन्होंने। महादेव ऐप सट्टा ऐप जो लगातार चल रहा था और जिसके द्वारा नोटों की उगाही करने का आरोप भी राज्य की सरकार पर सिद्धार्थ नाथ सिंह लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस ऐप के जरिए सरकार ने नोटों की उगाही की है और अब ईडी का शिकंजा कसा तो डर गए हैं। दरअसल भूपेश बघेल ने ऐप को बैन क्यों नहीं किया, यह भी उन्होंने सवाल पूछा। ऐप केस में चार्जशीट दाखिल कर दिया और इसकी अनुमानित जो कीमत है इस पूरे घोटाले की 6,000 करोड़ रुपए बताई है। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया चुनाव प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं। सर, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इसके तार कई राज्यों में खुले, अब ये चुनाव में भी शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां के ही दोनों प्रमोटर हैं जिनको मेन तरीके से नामजद किया है। आप इसको कैसे देखते हो? इतना बड़ा घोटाला सर, कई राज्यों की पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व थी, लेकिन कोई बात नहीं खुली। नहीं, देखिए, ये विशाखापट्टनम में एफआईआर हुई थी, वहां से ये इसके तार जुड़ते हैं और उसके बाद ईडी एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करती है। और जब वहां से यहां आता है तो उसके ओनर्स जो हैं, उसके ये ऐप जो महादेव ऐप है जिसका जिक्र हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ के होते हैं, भिलाई के होते हैं प्रमोटर्स। तो वहां पे जो होता है, तो वहां पे भी जब ईडी कार्रवाई करती है तो एफआईआर छत्तीसगढ़ की है, मगर उसको एफआईआर से वो पैसा ऐट रहे थी सरकार। जो एजेंट है कांग्रेस के, वो उससे ऐट रहे थे। विनोद वर्मा उसमें प्रमुखता से है और कुछ पुलिस के अधिकारी। ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। अब ईडी ने जब अरेस्ट किया, जब से भूपेश बघेल जी घबराए हुए घूमते हैं, क्योंकि दरवाजा जो है वो उन्हीं का दरवाजा खुलता है इसके बाद, क्योंकि विनोद वर्मा के तार बघेल साहब के साथ जुड़ते हैं। अब इन चीजों को लेते हुए घबराकर हर दफे प्रेस करते हैं और बयानबाजी करते हैं। तो वो उनकी बयानबाजी में ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसमें 10 लाख युवाओं का पैसा डूबा है छत्तीसगढ़ में। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पैसा होएगा, और जब इतना बड़ा डूबेगा तो मुद्दा तो बनेगा ही। सर, लगातार ये बात सामने आई सरकार के संरक्षण की, लेकिन भूपेश बघेल जी कहते हैं चूंकि उससे जीएसटी मिलता था इसलिए मोदी सरकार ने उसको बैन नहीं किया। देखिए, जीएसटी एक प्रावधान है। कहीं भी जीएसटी राज्य का होता है तो केंद्र और राज्य के बीच में उसका डिवीजन होता है, लेकिन कोई अधिकार लाइसेंस का होता है, वो जीएसटी से संबंधित नहीं होता है। और कोई भी गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप है, ये गेमिंग ऐप का जो लाइसेंस है भारत सरकार नहीं देती है, वो नागालैंड की सरकार, राज्य सरकार ऑल इंडिया बेसिस पे देती है। और उसको बैन करने का अधिकार जो लॉटरी लाइसेंस होता है राज्य के पास, उसके अधीन आप ये गेमिंग ऐप बैन कर सकते हो। अन्य राज्यों ने करा है, आंध्र प्रदेश कर चुका है, तेलंगाना कर चुका है, आपका तमिलनाडु कर चुका है। ऐसे करते हुए अन्य राज्यों ने इसको बैन किया है।
तो छत्तीसगढ़ के अंदर वहां ही के लोग थे, आपने एफआईआर तक दर्ज करी जब तक कि ईडी भी नहीं आई थी। ये मेरा सीधा आरोप है बघेल साहब के ऊपर। आपने एफआईआर दर्ज किया, आपने एफआईआर दर्ज किया था इस महादेव ऐप के प्रमोटर्स के ऊपर, क्योंकि आपको पैसा ऐंठना था। तो इतने दिनों बाद आपने क्यों नहीं उसको बैन किया? आपने ईडी को आने के पहले आप बैन कर सकते थे, तो आपने बैन क्यों नहीं करा? और जब ईडी ने कार्रवाई करी और तार आपसे जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप कहते हो जीएसटी मोदी जी लेते हैं इसलिए नहीं बैन कर रहे हैं। अरे मोदी जी की या केंद्र सरकार के पास वो अधीन ही नहीं है प्रतिबंध करने का, वो तो आपके पास है, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपको जवाब देना चाहिए आपने बैन क्यों नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। बड़ा आरोप लगाया है, साफ तौर पर यह कहना है कि जो पहले एफआईआर दर्ज की गई थी उनके जरिए पैसे ऐंठे गए, कोई इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई। अब जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो सीधा तार मुख्यमंत्री से जुड़ रहे हैं। यही एक वजह है कि वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ शिवम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18, नोएडा। और इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव, हजारों की संख्या में यहां पर मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार का जो टिकट वितरण है वो कहीं ना कहीं विरोध का कारण बन रहा है। सुरक्षा गार्ड्स द्वारा महल के गेट पर प्रवेश करने से रोकने पर विवाद हो गया। सुरक्षा गार्ड और समर्थक आपस में भिड़ गए। महल के मुख्य दरवाजे के सामने जमीन पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब यहां पर मुख्य दरवाजे पर गार्ड से यहां धक्का मुक्की करते नजर आए। मुन्नालाल गोयल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और यहां गेट के सामने ही वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। गार्ड्स जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ धक्का मुक्की की गई। यहां मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और गार्ड्स के साथ धक्का मुक्की की और अंदर जाने की भी कोशिश यहां पर की गई। देखिए हमारा विरोध कोई नहीं है, हमारा तो केवल एक मांग है। हमारी मांग है, विरोध नहीं है किसी से। हमारी मांग ये है और मैं न्याय मांगने आया महाराज साहब एकदम तो कि भाई हमारी ग्वालियरपुर की सीट तभी निकल पाएगी जब मुन्ना भैया यहाँ से टिकट मिलता है उनको, क्योंकि मुन्ना भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहे और जनता के लिए उन्होंने कार्य किया। और ऐसे व्यक्ति को यदि टिकट नहीं मिल रहा है तो ये सीट संभव नहीं है निकल जाए, और यदि संभव नहीं निकलेगी ये सीट तो हमारी सरकार कैसी बनेगी? हमारी आखिरकार सरकार बनने की एक सीट की नहीं जरूरत हमें, अभी नहीं हो पाई है। महाराज साहब निकलने वाले हैं और महाराज साहब भाई यही गुहार है और हमें विश्वास है महाराज साहब का कि ये सीट जरूर चलेगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सुशील, अभी मामला शांत है, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, जयविलास पैलेस में मुन्नालाल गोयल के जो समर्थक है वो गार्ड से विवाद करने के बाद अंदर घुस गए हैं और यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अपने महल में मौजूद है। इसके साथ ही ये जो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता महल के अंदर घुसे थे, ये अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए आए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुन्नालाल गोयल को ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया है, जबकि 2018 में वो जीते हुए थे यहाँ से। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद वो हार गए थे इस सीट से, लेकिन माया सिंह के टिकट घोषित होने के बाद से ही मुन्नालाल गोयल के समर्थक यहाँ लगातार विरोध कर रहे थे। और सिंधिया संभवतः थोड़ी ही देर में आकर इन लोगों से बातचीत करेंगे। इनका एक ही कहना है कि मुन्नालाल गोयल को किसी भी हाल में ग्वालियर पूर्व सीट से टिकट दिया जाना चाहिए। जो माया सिंह को टिकट दिया गया है उस टिकट को बदला जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में अब किस तरह का रुख रहेगा ये संभवतः थोड़ी बहुत देर बाद जब सिंधिया से इन लोगों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की थी उसके हिसाब से माया सिंह को टिकट दिया गया है। माया सिंह कद्दावर नेता भी है, पूर्व मंत्री रही है, राज्यसभा सांसद रही है। इसके अलावा 2013 से 18 इस सीट में वो एमएलए रही है। उनके पति भी यहाँ 2 से 3 बार एमएलए रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी का यही कहना है कि जो भी मांग है कार्यकर्ताओं की वो पार्टी आलाकमान तक पहुंचाई जाएगी। सर्वे के आधार पर सुशील टिकट बांटे गए थे, तो जिनके भी टिकट 3 मंत्रियों समेत कई विधायकों के टिकट यहां पर कटे हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, 3 मंत्रियों के, विधायकों के इनके टिकट कटे हैं और माया सिंह को जो टिकट मिला है कहीं ना कहीं वो इस इलाके से पहले विधायक रही है, मंत्री भी रही है। उनके पति ध्यानेंद्र सिंह मामा भी यहाँ 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। तो इस सीट पर जो बीजेपी का सर्वे था वो यही था कि माया सिंह ही जो है यहाँ कांग्रेस के एमएलए सतीश सिकरवार के सामने माकूल कैंडिडेट रहेंगी, वही इनको टक्कर दे सकती है। और मुन्नालाल गोयल की अपेक्षा सर्वे में माया सिंह का नाम ऊपर था, यही वजह है कि उनका टिकट कटा। हालांकि मुन्नालाल गोयल कट्टर समर्थक है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। 2020 में सिंधिया के साथ वो एमएलए कांग्रेस के रहते हुए पार्टी छोड़कर
बीजेपी में आए थे और इस्तीफा देकर जो है उपचुनाव में हालांकि उन्हें कांग्रेस के सतीश सिकरवार से हार का देखिए सामना सुशील, करना अब पड़ा। यहां पर अगर इस सब आक्षेप और आरोप और उम्मीदों के ऊपर उठकर देखा जाए तो समर्थक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रहे। ठीक परिस्थितियों में तो सभी साथ रहते हैं। अब अगर उनको टिकट मिलता और उन्हें पता था कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनेगी तो उन्हें भी कुछ ना कुछ पद मिलेगा, तो समर्थन वहां नजर नहीं, समर्थन तो यहां नजर आता है कि उनका टिकट कट गया और वो फिर भी उसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसने उन्हें टिकट दिलाया और जिसकी वजह से उनका टिकट कटा। समर्थन तो वहां तब नजर आता है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। निवाड़ी से दावेदारी कर रहे जिला पंचायत रोशनी यादव भोपाल पहुंच गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ टिकट बदलने की मांग करने लगी। टिकट बदला जाए इसकी मांग वहां कर रही है वो। प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला से उनकी मुलाकात होनी है, माफ कीजिएगा। और शनिवार को कमलनाथ के निवास पर और पीसीसी में जमकर हंगामा हुआ था। और यहां जो एक बार फिर से प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला से मुलाकात की कोशिश उनकी रहेगी। मुलाकात होगी या नहीं होगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस में प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर शुरू हो चुका है। टिकट वितरण को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है और यहां नाराजगी किस स्तर पर पहुंचेगी देखने का विषय होगा। रोशनी यादव भोपाल पहुंच चुकी हैं टिकट की आस में, टिकट बदला जाए इस उम्मीद में, लेकिन क्या बदला जा सकेगा सवाल है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो व्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट डाल के अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कर्मठ, अनुभवी, कुशल, संगठनकर्ता और मंत्रिमंडल में सहयोगी अमित शाह को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सरकार में बहुमूल्य भूमिका निभाने के साथ ही वे भारत को सशक्त और सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और सदा स्वस्थ रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जो मित्रता है, जो उनका काम करने का पुराना अंदाज है, वो पुराने समय से गुजरात से ही साथ में रहे हैं। गुजरात की राजनीति में दोनों का एक बड़ा कद रहा और धीरे धीरे केंद्र तक आया। दोनों के बीच जो आपसी समझ है वो यहां पर साफ दिखाई देती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोड़ा काम करता था, उसी तरह का एक यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी जोड़ है और दोनों की मित्रता भी किसी से छिपी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कोरबा से एक बड़ी खबर, जहां हसदेव ताप बिजली संयंत्र में आग लगने का मामला। संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट में आग लगी है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से यहां पर लाखों का नुकसान हुआ बताया जा रहा है। हसदेव ताप संयंत्र में कन्वेयर बेल्ट में आग लग गई थी। किस वजह से ये आग लगी, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये देखिए वो तस्वीरें उस वक्त की जब आग भड़क चुकी थी और आग को बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। और ये बाहर से किसी के मोबाइल फोन द्वारा ली गई वो तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर काला स्याह धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कन्वेयर बेल्ट पर जब आग लगी थी, इस आग को बुझाने के लिए दमकल की मदद ली गई और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। और ये देखिए वो तस्वीर बाहर से जहां पर काला स्याह धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और दूर से ही ये दिखाई दे रहा है और आग का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर भी लगा सकते हैं। कोरबा से यहाँ ये अब जो संयंत्र में कन्वेयर बेल्ट में आग लगी थी, उस आग को बुझाने के लिए काफ़ी मशक्कत यहाँ करनी पड़ी। और हसदेव ताप बिजली संयंत्र में कन्वेयर बेल्ट में आग लगी थी, हालांकि दमकल विभाग की तरफ से इसे शांत कर दिया गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की जानकारी मिल रही है और सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ 18 पर। और हसदेव ताप बिजली संयंत्र में आग लगी और सबसे पहली तस्वीर इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरबा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि आग बुझाने के लिए वहां मौके पर मौजूद दमकल विभाग की गाड़ियों को काफ़ी मशक्कत वहां करनी पड़ी। तस्वीरें संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट में आग लगने के बाद की स्थिति क्या वहां पर रही, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काला स्याह धुआं, धू धू कर उठता धुआं वहां से दूर से ही दिखाई दे रहा है, जबकि आग की लपटें भी अंदर दिखाई दे रही हैं। और आग पर काबू पाने के लिए
दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफ़ी मशक्कत यहाँ करनी पड़ी। आग बुझाने के लिए प्रयास किए गए। संयंत्र की कन्वेयर बेल्ट में आग लगने के बाद और इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम सामने आया वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और इंदौर से बड़ी खबर, फैक्ट्री पर डकैतों ने धावा बोल दिया। 7 से 8 नकाबपोश डकैतों ने गार्ड को बंधक बनाया और डकैतों ने फैक्ट्री में फायरिंग की। दरअसल फायरिंग के बाद गार्ड से मारपीट भी की गई। कई सालों से ये फार्मा कंपनी बंद पड़ी है और इसकी फैक्ट्री यहां बंद पड़ी हुई थी। क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 7 से 8 नकाबपोश डकैतों ने गार्ड को बंधक बनाया, फैक्ट्री में फायरिंग की। जब ये बंद पड़ी फैक्ट्री थी तो यहाँ क्या करने के लिए आए थे गार्ड से? आखिर गार्ड यहाँ पर इसकी क्या आवश्यकता थी? क्या कोई गोडाउन बना हुआ था? अब कई सालों से ये फार्मा कंपनी की फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो इस बंद फैक्ट्री में वो क्या लेने के लिए आए थे? क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। 7 से 8 डकैत यहाँ पर आए थे, तो वो क्या डकैती करने यहाँ पर आए थे ये भी देखने की बात होगी। इस पर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। इंदौर से बड़ी खबर, 7 से 8 नकाबपोश डकैतों ने गार्ड को बंधक बनाकर यहाँ पर फायरिंग की है। इसकी रात में थाना चंदन नगर के ग्राम कलारिया में प्लेथिको फार्मा करके एक फैक्ट्री है, वहाँ के गार्ड ने जो है वो थाने पर सूचना दी कि जो है कुछ बदमाश जो है वो आ गए हैं और वो यहाँ पे पथराव और फायरिंग वगैरह कर रहे हैं। जिस पर से सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस की टीम जो है यहाँ प्लेथिको फार्मा पहुँच गई थी और यहाँ पे सर्च वगैरह किया गया है और किसी प्रकार के अभी आरोपी मिले नहीं हैं। जो गार्ड और जो यहाँ के बाकी स्टाफ के लोग हैं उनके मुताबिक जो है रात में 7-8 आदमी आए थे और उन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद से इन लोगों को जो है संभवतः चोरी करना उनका उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि कोई सामान तो गया नहीं है, क्योंकि ये लोग जग गए थे और जगने के बाद से फिर उनका आपस में पथराव भी हुआ है और फायरिंग। फोन लाइन पर हमारे साथ मिथिलेश, क्या जब ये बंद पड़ी फार्मा फैक्ट्री है बताया जा रहा है, तो ये क्या यहाँ पर फायरिंग क्यों हुई? क्यों गार्ड को बंधक बनाए? क्या लेने आए थे डकैत? देखिए, पुलिस के मुताबिक कि ये जो गैंग थी, ये जो डकैत गैंग थी, ये इंदौर की नहीं है, इंदौर के आसपास नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पिछले 7 सालों से ये जो फैक्ट्री है प्लेथिको फार्मा कंपनी, ये बंद पड़ी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये बाहर के हैं। और कुछ दिन पहले ही चंदन नगर का जो कलारिया क्षेत्र जहाँ की घटना है, उसके आसपास कई सारे टाउनशिप में डकैती की घटना सामने आई थी। उस वक्त उसका जो नेटवर्क है वो राजस्थान, गुजरात, तमाम अलग अलग राज्यों से भी सामने आया था, जिसको लेकर अभी तक इंदौर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल कल देर रात सिक्योरिटी गार्ड जो है, चौकीदार, उन्होंने चंदन नगर पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पे बदमाश आ गए हैं, फायरिंग कर रहे हैं और उसके अलावा पथराव भी कर रहे हैं। तो फिलहाल देर रात तक भी पुलिस पहुंची है। आसपास जो डॉग स्क्वाड है वो टीम भी लगातार सर्चिंग कर रही है। आसपास की सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये कौन से बदमाश है, कौन से गैंग है जो लगातार इंदौर में इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें क्लू है कि ये फैक्ट्री जो है वो 7 साल से बंद पड़ी हुई है। बंद फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसा सामान रखा हुआ है, फिर भी उसके अंदर पहुंचते हैं बदमाश, फायरिंग करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर मारपीट करते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं जो इसका नेटवर्क है वो राजस्थान से जुड़ता हुआ दिख रहा है और पुलिस इस एंगल में जांच भी कर रही है। आसपास की जो टोल है उसे भी खंगाला जा रहा है। जो बड़ी टाउनशिप है जिनके बाहर कैमरे लगे हुए हैं, तो हर जगह पर अब सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगाला जा रहा है और मुख्य आधार भी वही होगा अपराधियों को पकड़ने के लिए। फिलहाल पुलिस से कहना है कि जो पुराना जो डकैती हुई है उस घटना को भी इस घटना के साथ जोड़कर जांच करी जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन डकैतों का कनेक्शन इस फैक्ट्री से क्या था, और चूंकि पहले जो घटनाएं डकैती की हुई हैं उससे इनका जरूर कनेक्शन, कॉमन कनेक्शन माना जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है, आगे डिटेल्स लेंगे। और नरसिंहपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, जहां ब्लास्ट होने के बाद सड़क पर एक टैंकर पलट गया। बता दें कि मुंगवानी थाने के नेशनल हाईवे 44 पर खापा बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। सिवनी से दतिया जा रहा था सोयाबीन तेल का ये टैंकर। दरअसल लोग इसमें बर्तन लाकर तेल की लूट में लग गए। सिवनी से दतिया जा रहे टैंकर के पलट जाने के बाद इसमें सनफ्लावर ऑयल भरा हुआ था, यानी सोयाबीन का तेल भरा हुआ था। टैंकर पलटा, लोग वहां पर अपने बर्तन भांडे लेकर पहुंच गए तेल लूटने के लिए। लोगों के हाथ में आप रॉड भी देख सकते हैं। इस रॉड से टैंकर में तेल लूटने के लिए क्या छेद भी किया गया था। एक तरह से यहाँ पर हादसे के बाद आपदा में अवसर तलाश लिया लोगों ने। सोयाबीन का तेल लूटने के लिए पहुंच गए लोग और सोयाबीन से भरा हुआ टैंकर जो पलटा उसे लोगों ने भर भर कर अपने घरों में स्टोर कर लिया। ये ब्लास्ट होने के बाद टैंकर सड़क पर पलट गया था। और नरसिंहपुर से बड़ी खबर, नरसिंहपुर से तस्वीरें सामने आई जहां पर
टैंकर पलट जाने के बाद वहां पर लोगों की लूट की होड़ मच गई। एक दूसरे से ज्यादा सनफ्लावर ऑयल लूटने के लिए लोग टूट पड़े। और मंदसौर में कार चालक ने बाइक सवार को रौंद डाला। दरअसल दुर्घटना में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये यशोधर्मन नगर थाने के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी और 20 से 25 फीट तक उन्हें घसीटा। लोगों की कार में 2 लड़कियां और 2 लड़के भी सवार थे और शराब सभी ने पी हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में, अभी कुछ कहा नहीं गया पुलिस की तरफ से। मंदसौर में आधी रात को तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों की जान ले ली और दोनों एक शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और वहां से अपने घर लौट रहे थे। तभी अंधाधुंध आ रही एक कार ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी, उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में, ये गाड़ी देख सकते हैं कि DL6CM 4201 और इस गाड़ी में 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़कियां ये गाड़ी चला रही थी और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब तो इस गाड़ी में दिख नहीं रही है, लेकिन शराब के साथ जो खाने पाने वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें देखी जा रही है। और दुर्घटना करने के बाद में दोनों युवक और युवतियां मौके से फरार हो गए और गाड़ी भी उन्होंने कहीं दूर जाकर के छिपा दी थी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से आखिरकार कार पकड़ में आ गई है और पुलिस उन आरोपियों की भी अब तलाश कर रही है कि जिन्होंने ये द्रुत गति से कार चलाते हुए 2 युवकों को रौंद दिया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस उन आरोपियों की भी तलाश कर रही है, उन लड़कियों की भी तलाश कर रही है। लेकिन मामला शराब पीकर तेज गति से गाड़ी चलाने का सामने आ रहा है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये लड़के और लड़कियां कहां से आ रहे थे और आधी रात को लगभग 12 बजे कौन लड़कियां थी और लड़के कौन थे, ये गाड़ी किसकी है। इन सब मामलों पर पुलिस अब जांच में लग गई है और पता लगाया जाएगा कि जो दर्दनाक काम करने वाले मजदूर जिन्हें कहा जा सकता है, उनकी मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। उनके पीछे जो ये कारण सामने आ रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला मामला, पुलिस पूरी इस मामले की जांच करेगी। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।